नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है। लो गिर गया, चलो फिर से कहते हैं, उठा लेते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है DNS यानी कि डे नाइट स्टडी। और आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे हम फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चलाते हैं और जिसमें हम बेसिकली हमारा जो काम है वो आपको पार्ट बी वाला जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट करते हैं। और पार्ट बी हम पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों ने 5th यूनिट कंप्लीट किया, जो ताकि डायनेमिक ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाले यूनिट में हम आए हैं, उसको पढ़ा लिया था हमने। आज हमने बात की रिजिड बॉडी के ऊपर, बात करें डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी वाला चैप्टर था, यूनिट 6 था। और यूनिट 6 का बेटा हम लोग का ये चौथा लेक्चर है। और आज का ये लेक्चर आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत 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 जरूरी है। अगर इस चैप्टर से मैं कहूँ, अगर इस यूनिट से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके बड़े क्वेश्चंस में बनते हैं, वो आते हैं कि 2 थ्योरम्स आते हैं बेटा, एक पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स। ये सारे थ्योरम्स आप लोगों ने 11th क्लास में जब आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास ने द्रव्यमान केंद्र वाला जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ के आया था, उसके अंदर ये वेल डिफाइंड, वेल मेंशन्ड है। लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इस पे जानेंगे फोकस क्या होता है कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, और इसका बेसिकली प्रूफ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि 2 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं जो बड़े क्वेश्चंस में आप लोग के आने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में जो हमने कराया था रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर, relation between angular momentum and inertia tensor, these are the 2 important things। हमने J बराबर I ओमेगा वाला टर्म निकाला था, जहां मैंने ये भी अच्छे से बताया था कि it is not compulsory that the direction of J in the parallel with ओमेगा, कि ये कंपलसरी नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, ये कहीं लिखित अनिवार्य नहीं है कि जिधर ओमेगा का डायरेक्शन आएगा उधर जे का भी डायरेक्शन आएगा। ये डिसाइड कौन करेगा बेटा? ये डिसाइड करेगा जो आपका इनर्शिया टेंसर वाला जो मैट्रिक्स बन रहा था 3x3 का 9 एलिमेंट वाला जो मैट्रिक्स बन रहा था, जो हमारा व्यू बन रहा था 9 आपका 3x3 का व्यू जो बन रहा था, मैट्रिक्स बन रहा था, जिसकी रैंक हम लोगों ने 2 डिफाइन की थी, क्योंकि 9 एलिमेंट होते हैं तो 3x3 का 3 टू दी पावर मतलब आपका 3 टू दी पावर 2 यानी कि 9 एलिमेंट है, तो यानी कि आपका 2 रैंक का वो मैट्रिक्स है। तो ये डिसाइड करेगा कि जे और ओमेगा का डायरेक्शन क्या है। मैंने बोला कब किस कंडीशन में जे और ओमेगा यानी एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो वो कंडीशन बताया था। वो कंडीशन कब था बेटा? जब हम रोटेशन का एक्सिस, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, वो इस प्रकार लें कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अलॉन्ग वो बॉडी रोटेट कर रही है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन वाला अक्ष जो हो जाए, जिस एक्सिस के अलॉन्ग वो बॉडी रोटेट कर रही है, वो एक्सिस अगर प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, वो एक्सिस अगर प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, तो उस प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग जब हम बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, जे निकालते हैं, तो उसमें देखते हैं जे और ओमेगा एक दूसरे के क्या आते हैं? पैरेलल आते हैं। अगर कोई और आर्बिट्ररी एक्सिस लेते हैं, रैंडम कोई एक्सिस लेते हैं, उसके अबाउट बॉडी को रोटेट कराते हैं, तो वो उसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जरूरी नहीं है कि जो हमारा जे का डायरेक्शन आए, जो वो हमारा ओमेगा डायरेक्शन, दोनों पैरेलल आए। ठीक है, वो डिसाइडिंग फैक्टर तब आपका ये व्यू हो जाता है, मैट्रिक्स हो जाता है, जो आपने सॉल्व कर रखा था IXX, IXY, फिर IXZ, फिर I का एलिमेंट में बता रहा हूं, इसी तरीके से मैं पिछले क्लास के अंदर बताया था। हाँ, एक बात अपने बहुत ध्यान में रखिएगा, शायद आप लोग के मन में ये कंफ्यूजन्स आ रहे होंगे कि सर क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस जो आप बोल रहे हैं, मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो इनर्शिया टेंसर के जो ये डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो डायगोनल के लाइन, क्योंकि 9 एलिमेंट होते हैं ना, 9 हम लिखते हैं IXX, IXY, IXZ, IYX, IYY, IYZ, IZX, IZY और IZZ, ये 9 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। जब हम अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन हम प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं, तो उसके जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जो डायगोनल के लॉन्ग नहीं आते हैं, जो बिकड़ के लॉन्ग नहीं आते हैं, वो सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं। और उसी को तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म। तो जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया टर्म होते हैं, चाहे IXY हो गया, चाहे IYZ हो गया, चाहे IZX हो गया, ये सारे आपस में क्या हो जाते हैं? इससे आपस में 0 हो जाते हैं। तब उस केस में जे और ओमेगा एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। लेकिन आप में कुछ बच्चों ऐसा ख्याल बन रहा होगा कि क्या सर प्रिंसिपल एक्सिस वही एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई और जेड एक्सिस?
क्या वो तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस ही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है? तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमारा वो आपका जो तीन आप एक्सिस बना रहे हैं वही तीनों एक्सिस आपका क्या हो जाए बेटा, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो। प्रिंसिपल एक्सिस निकालने का एक ट्रिक होता है बेटा, वो ट्रिक आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन दिमाग में ये डाल लो कि जरूरी नहीं कि जो आपने एक्सिस ड्रॉ किया है उस बॉडी का एक्सिस एक्स वाई जेड ड्रॉ किया है और किसी मान लो तुमने जेड एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहे हो तो बोलोगे कि सर ये चूंकि ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग चूंकि हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं तो क्या मतलब अपने दिमाग में मान लोगे कि जो जेड एक्सिस है वही प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जरूरी नहीं है कि जो एक्स वाई जेड हो वही प्रिंसिपल एक्सिस हो, वो आपको निकालने पड़ेंगे, आप निकालने पड़ेंगे। आप उसके लिए उस एक्सिस के लॉन्ग आप इनर्शिया टेंसर वाला टर्म फाइंड आउट करिए। अगर इनर्शिया टेंसर के टर्म में जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो हो जाए, केवल डायगोनल वाला एलिमेंट है, दैट मींस वो एक्सिस आपका क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर उस एक्सिस के लॉन्ग आप टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे उस बॉडी का तो आपको ओमेगा के पैरेलल मिलेगा, अदरवाइज कुछ और भी आ सकता है। इसका मैं लास्ट में जब चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो लास्ट में जब गुरु मंत्र की तरफ जाऊंगा, एक लास्ट लेक्चर होगा गुरु मंत्र, उसमें मैं आप लोग को एक बॉडी लेके मैं सारी चीज दिखाऊंगा कैसे जे, और बहुत बहुत अंदर की बात, बहुत गहरी बात बताऊंगा, लेकिन इस क्लास के अंदर नहीं, क्योंकि यहां पे सेमेस्टर चल रहे हैं तो उसको मैं लास्ट में ऐड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या था, वो हम फोकस करेंगे क्या, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मैं बता भी चुका हूं लेकिन फिर भी मैं लिखने की कोशिश करता हूं ना। क्या लिखने की कोशिश करता हूं बेटा, फिजिकल, आप लोग सब लोग हेडिंग डालिए, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये बहुत मतलब समझ लो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे पूछ दे, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आपने आई निकाला था बेटा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, भौतिक महत्व क्या है, वो हम यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिफाइन किया था, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और आई बराबर क्या होता है, आई बराबर लिखते हैं मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ना। ये मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसको लिख दे रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR लिख दे रहे हैं, इसका स्क्वायर। तो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा मास होता है जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका स्क्वायर बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। इसको आई बराबर हम क्या मान लेते हैं, मान लो उस बॉडी का मास m है और वो परपेंडिकुलर एक्सिस से r डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आ जाएगा आई बराबर mr स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई आई बराबर mr स्क्वायर। तो इस मोमेंटम ऑफ इनर्शिया से हमने बहुत सारे टर्म निकाले थे, जैसे एक इक्वेशन आया था J बराबर आई इंटू ओमेगा, ठीक है, J बराबर आई इंटू ओमेगा, तो ये हमने लिखा था। और ओमेगा को ऐसे डबल हेडेड नहीं, कोई जनरल सिंबल नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में ऐसे आई के ऊपर डबल हेडेड लगा देते हैं, कहीं कहीं छोड़ भी देते हैं क्योंकि ये टेंसर क्वांटिटी है, नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, तो कभी कभी ऊपर लगा देते हैं, लगा देंगे तो इंपैक्ट डालेगा आपके क्लास में, ठीक है। अगर ऐसा है कि इफ J यानी कि डायरेक्शन ऑफ J इज पैरेलल टू ओमेगा, अगर J का डायरेक्शन ओमेगा के पैरेलल है तब उस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन टाउ बराबर क्या लिखते हैं, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्या निकाला था बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के अंदर टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। आप आई के ऊपर अगेन ऐसे डबल हेडेड एरो दे सकते हैं, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा, ये इक्वेशन आया था। ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा बेटा, J ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, यानी ओमेगा के डायरेक्शन में J का डायरेक्शन होगा। अगर नहीं होगा, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होगा तो उस जो J आया है उस J का, मान लीजिए कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी इरेज कर दूंगा, इधर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो बेटा आपने कोई बॉडी थी, मान लो ये कोई बॉडी है बेटा, इस बॉडी इसके एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, ये क्या है, इसका ओमेगा का डायरेक्शन है, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है बेटा। और सपोज दैट कि इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, मैं रैंडमली बता रहा हूं, इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर आया ना, J वेक्टर आया, ये क्या है बेटा, ये ओमेगा के पैरेलल नहीं है, या ये ओमेगा के पैरेलल नहीं है। तो दो चीजें क्लियर हुई कि जो ओमेगा है जिस एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी रोटेट करी वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस आती तो ये J ओमेगा के पैरेलल हो जाता। अच्छा नहीं है तो क्या हम इसके लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिख सकते, ये रिजिड बॉडी है, क्या इसके लिए टाउ बराबर आई इंटू अल्फा नहीं लिख सकते, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उस केस में इस क्या करना पड़ेगा, इस J का जो कंपोनेंट होगा इसके अलॉन्ग क्या करना पड़ेगा, उसके अलॉन्ग फाइंड आउट करके आपको ये J की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वही वाला फार्मूला टाउ बराबर dJ बाई dt करके वहां से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मान लो अगर ये एंगल थीटा डिग्री बन रहा है बेटा, तो आपका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा क्या बेटा, J साइन
थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हाँ आपका जे साइन थीटा, और ये वाला एंगल जिधर बनता है वो किधर रहता है, कॉस वाला, जिधर नहीं बनता उधर साइन वाला, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, जे कॉस थीटा, एक मिनट हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा, जे कॉस थीटा, ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा जे कॉस थीटा, और इधर नहीं बनता बेटा वो इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा, जो इधर कंपोनेंट आएगा इसका, ये आ जाएगा जे साइन थीटा। यानी कि अब जब आप टाउ बराबर क्या लिखेंगे, जो अपने फार्मूला लिखा था टाउ बराबर डी जे बाई डी टी, इस फार्मूले से निकाल के अपने टाउ बराबर आई इंटू अल्फा निकाला था ना, अब वहां जे की जगह क्या रखोगे बेटा, जे की जगह जे कॉस थीटा रखोगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें टाउ और ये आपका इक्वेशन ऑफ द मोशन आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब जे और ओमेगा पैरेलल होंगे, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर नहीं होगा तो पहले उस जे का जो आया है जे रिजल्टेंट जे उसका कंपोनेंट निकालो ओमेगा के डायरेक्शन में, तब आप क्या लिख सकते हो, टाउ बराबर आई इंटू अल्फा वाला इक्वेशन, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। ये बहुत अंदर की बात है, आप लोग की स्कूल कॉलेजेस में इतना डीप में नहीं पढ़ाए जाते, शायद इसी वजह से हमारा लेक्चर आप लोग को थोड़ा सा बड़ा मिलता है और आप लोग इससे परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस पे आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सर जो है वो बहुत एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं। तो हाँ, मैं बेसिकली बहुत एक्स्ट्रा चीज बताता हूं। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो आज पढ़ रहे हैं, आप जिस लेवल का पढ़ रहे हैं उस लेवल का छोड़ के हम क्या करें, जो आगे वाला लेवल है उसको ना पढ़ें, हम थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चीज के बारे में रखें। और यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन जब आप एमएससी कंप्लीट करके पीएचडी का एग्जाम देने जाते हैं ना बेटा, क्योंकि मैं तो हर जगह एग्जाम में बैठा हूं, मेरा जेस्ट आपका जैम और आपका आईआईटी जेई मेरा सब कुछ क्वालिफाई है, तो बेटा मैं इंटरव्यू में भी बैठ के देख चुका हूं कि यही सब बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं कि जे ओमेगा के पैरेलल कब होगा, जे ओमेगा के पैरेलल कब नहीं होगा। बच्चे पूरे पढ़ाते हैं, उनको भनक तक नहीं लगती कि सर ऐसा कोई पढ़ाया ही नहीं गया है। तो इसीलिए मेरे लेक्चर्स लेंथी होते हैं, बट जो भी होते हैं इंपैक्टफुल होते हैं, मैं पूरा झोंक देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं जान लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं डालने की कोशिश करता हूं। तो दो लाइन बना लेता हूं, इधर एक तरफ मैं इसके बारे में बात करूंगा, एम के बारे में बात करूंगा, मास के बारे में जो लीनियर मोशन में एफ बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन आता है, और जो हमारा रोटेशनल मोशन में टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। दो इक्वेशन हमको मिले ना बेटा, देखो एक इक्वेशन मिला है क्या, एफ बराबर एम इंटू ए लीनियर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन है अगर ऐसे लिखना चाहें, और हमारा रोटेशनल मोशन में टाउ बराबर अभी हमने डिफाइन किया है टाउ बराबर आई इंटू अल्फा, ये मैंने फाइंड आउट किया था। ये रोटेशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये ट्रांसलेशनल मोशन में स्थानांतरित गति में ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। चलो पहला हेडिंग डालो, इधर हम लिखते हैं क्या, इधर हम लिखते हैं एम के बारे में, इधर लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बारे में, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं ना कहीं मास से ही रिलेटेड है। तो पहला बात क्या है कि मास क्या है, मास जो है मेजर द ट्रांसलेशनल इनर्शिया, ठीक है। क्या लिखोगे, मास, जैसे कि मास, इधर मास, जैसे मास क्या करता है, मास मेजर्स, यहां पे लिखो बेटा मास मेजर्स ट्रांसलेशनल इनर्शिया। ट्रांसलेशनल मतलब बेटा स्थानांतरित गति ना, इसको दिक्कत मत करना, ट्रांसलेशनल मैं लिख दे रहा हूं पहले, ट्रांसलेशनल मोशन। मास क्या मेजर करता है बेटा, मास हमारा मेजर करता है, मास क्या बताता है बेटा, मास हमारा ट्रांसलेशनल इनर्शिया को बताता है। इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व, यानी जकड़े रहना, ठीक है। मैं सारी चीजें अभी क्लियर करता हूं ना, ट्रांसलेशनल मोशन के इनर्शिया को ये जिक्र करता है मास। तो बेटा ये क्या जिक्र करता है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जिक्र करता है, जो एमआई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो रोटेशनल इनर्शिया को क्या करता है बेटा, वो हमारा डिस्कस करता है। यानी एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है बेटा, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मेजर, ऐसे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर्स, क्या मेजर करता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर क्या करता है, यहां पे ट्रांसलेशनल मोशन में मास, यहां पे क्या करेगा बेटा, यहां पे हम डाल देंगे रोटेशनल मोशन। क्या डाल देंगे, रोटेशनल मोशन। मैं चीजें लिख के चल रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप बोर्ड पे लिखा करिए ना, क्योंकि मैं नोट्स तो दे देता हूं आप लोग को, लेकिन आप लोग को लगता है कि आप लोग वो रटने वाली विद्या पे ज्यादा बिलीव करते हैं। दैट्स वाई मैंने कहा भैया जैसा आप चलेंगे वैसा मैं लेके चलूंगा, मुझे क्या, मुझे तो पढ़ाना है, आप लोग का फायदा होना है, और क्या, किसी भी अगर मेरे लिखने से आपका फायदा होता है तो आई विल इंप्रूव माई सेल्फ, ठीक है। चलो बात करते हैं कि दूसरा क्या है ना, दूसरी पॉइंट क्या है कि जैसे कि हमको लीनियर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है। लीनियर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, चूंकि हमको एक्सीलरेट करना है किसी बॉडी को, तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। टू प्रोड्यूस द लीनियर एक्सीलरेशन वी नीड अ फोर्स। इसी तरह टू प्रोड्यूस अ एंगुलर एक्सीलरेशन, क्योंकि अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है, क्योंकि टू प्रोड्यूस अ एंगुलर एक्सीलरेशन वी नीड अ टॉर्क, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सीलरेशन
यहाँ पे टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सीलरेशन, सॉरी ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन या लीनियर एक्सीलरेशन जो भी कहें, दोनों का मतलब एक होता है। ऐसे आप एक्सीलरेशन को पूरा लिख लेना। टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सीलरेशन वी नीड क्या बेटा, वी नीड लीनियर फोर्स। क्या करना पड़ेगा बेटा, एक हमको लीनियर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सीलरेशन वी नीड लीनियर फोर्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें हम बात करें रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में अगर हमको एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है क्योंकि अल्फा है, तो अगर हमको एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, एक घूर्णन बल की जरूरत पड़ेगी। टू प्रोड्यूस, यहां पे लिखेंगे टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सीलरेशन, यहां पे लिखेंगे बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, ACCLN लिख दे, पूरा लिख लीजिएगा। टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सीलरेशन वी नीड अ टॉर्क। ठीक है, वी नीड अ टॉर्क। बिना टॉर्क प्रोड्यूस किए, बिना टॉर्क लगाए हम किसी बॉडी में एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं करा सकते हैं ना। हम किसी बॉडी में, ये बात कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम के लिए। कैसे सर, ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ इनर्शिया कैसे इनर्शियल फ्रेम हो गई ना, ये बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, समझना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ना। ठीक है, उसको दिमाग में रखे रहना बस। लेकिन अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट समझो कि टू प्रोड्यूस लीनियर एक्सीलरेशन, अगर किसी बॉडी को एक्सीलरेट कराना है तो लीनियरली एक्सीलरेट कराना है तो लीनियर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी बॉडी को घुमाना है, एंगुलर एक्सीलरेशन से घुमाना, अल्फा से घुमाना है, तो हमको एक टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब अगर अल्फा 0 है तो टॉर्क भी 0 होगा, अगर अल्फा 0 है तो टॉर्क भी 0 होगा। इस इक्वेशन से ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि इफ अल्फा बराबर 0, अगर अल्फा 0 है दैट मींस कि उसका टॉर्क भी 0 होगा। अगर कोई बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है मतलब उस बॉडी पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा। ये अभी अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि जब मैं गुरु मंत्र वाला चैप्टर लास्ट में पढ़ाऊंगा टॉपिक, उसमें बताऊंगा कि अल्फा 0 होने के बावजूद भी टॉर्क 0 नहीं होता है, लेकिन वो अलग केस है। लेकिन अभी तो यही समझ में आ रहा ना बेटा, जैसे मैं कहता हूं कि जैसे आप न्यूटन सर के नियम में पढ़े होंगे कि एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 है, फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। मैं उसी प्रकार कह रहा हूं कि अल्फा 0 है तो टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 है तो अल्फा 0 है। लेकिन ये अभी के लिए है, मैं कह रहा हूं मेरे लाल इसको दिमाग में बैठा लो। लेकिन जब लास्ट जब मैं बाहर वाली चीजें पढ़ाऊंगा ना इस यूनिट के लास्ट में, तब आपको समझ में आ गया कि क्यों अल्फा 0 होने के बावजूद भी टॉर्क 0 नहीं होता। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। वो डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, लेकिन वो अलग चीजें हैं, उसको अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, ये सब तो मैं समझाने के लिए था ना। अब जो आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाएगा ना बेटा, वो ये समझाएगा कि अगर मास इंक्रीजेज, अगर लीनियर मोशन में अगर मास को इंक्रीज कर दें, मास इंक्रीजेज, इफ मास इंक्रीजेज, इफ लिखना चाहिए था, आप लोग लिख लीजिएगा, इफ मास इंक्रीजेज, इफ मास इंक्रीजेज, अगर मास इंक्रीज कर जाता है तो वो जो फोर्स होता है वो फोर्स भी इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्स इंक्रीजेज। ठीक है, फोर्स इंक्रीजेज। अगर मास इंक्रीज कर देंगे बेटा तो फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा ना। अगर कोई मास इंक्रीज कर देंगे, कोई मास को, छोटे मास को एक्सेलरेट कराने में कम फोर्स की जरूरत, बड़े मास को एक्सेलरेट कराने में ज्यादा फोर्स की जरूरत। तो अगर मास इंक्रीज हो जाएगा तो मास क्या करेगा? ज्यादा फोर्स रिक्वायर करेगा एक्सेलरेट होने के लिए। इसे तो बोलते हैं मास क्या है? मास इनर्शिया टेंसर है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मूवेबल नहीं होगा। कम मास होगा आसानी से मूव करेगा, ज्यादा मास होगा मूव नहीं करेगा, उसको ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह ये कर सकते हो ना, अगर आई ज्यादा तो ज्यादा टॉर्क लगेगा। अगर किसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको घुमाने के लिए तुमको टॉर्क भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मोमेंट, ये आई क्या है बेटा? आई इज द रोटेशनल इनर्शिया। ज्यादा आई ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, इसका मतलब यहां लिख सकते हो कि ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। क्या हो जाएगा? इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेज, एम आई इंक्रीजेज। ठीक है, ये मुंबई इंडियंस नहीं है, कुछ बच्चे फैन होंगे ना एम आई के, ये मुंबई, मतलब ये इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेज टॉर्क इंक्रीजेस ना, टॉर्क इंक्रीजेस, यानी उसको घुमाने के लिए मोर टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो हम देख रहे हैं कि जो मास रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, वही आई रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में। तो मास
और I को दोनों सिग्निफिकेंस एक ही है, तो कभी कभी पट्ट से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मास इज इक्वल टू द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द। चार सम देगा आपको, मास देगा, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी देगा, एक प्रकार का और कोई चीज दे देगा, तो आपको पता है कि I का फिजिकल सिग्निफिकेंस वो हमारा मास के बराबर है। बट कभी भी I m के बराबर नहीं होता, क्योंकि इसका डायमेंशन देखो, मास का अगर डायमेंशन लिखोगे तो मास तो खुद एक क्या है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन m होता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन लिखना चाहोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m और r का स्क्वायर l स्क्वायर। डायमेंशन वाइज तो दोनों नहीं है ना, तो डायमेंशन वाइज अगर इसका यूनिट लिखना चाहोगे तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, इसका यूनिट आपका किलोग्राम में होगा और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से कभी भी ना तो यूनिट वाइज बराबर है ना तो डायमेंशन वाइज, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस दोनों का महत्व एक ही जैसा है। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक अगेन एक कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको बोलता हूं कि बहुत प्यारा टॉपिक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ के आया है। थोड़ा दिमाग में जिक्र करो, मैं उस टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, अपने दिमाग से पूछो कि मैंने सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या पढ़ा है ना। ठीक है, तब तक मैं हेडिंग लिख रहा हूं, और उस हेडिंग का प्यारा नाम आप लोग सोचते रहिए कि सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं। ठीक है, आई थिंक रेडियस का मैं स्पेलिंग से लिखूं क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, RADIOUS होता है कि OS, जो भी हो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, क्या बेटा, रेडियस ऑफ जाइरेशन, जिसको हम लोग घूर्णन की त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, या इसको जाइरेशन भी बोलते हैं। मेरी भाषा में जाइरेशन, बहुत लोग उसको गायरेशन भी बोलते हैं। दैट मीन जो भी उस घूर्णन की त्रिज्या है। सर ये क्या नया बवाल आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन, सर ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, जरा बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, सॉरी सेंटर ऑफ मास क्या था, द्रव्यमान केंद्र क्या था। कहते थे द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा पॉइंट था जिस पॉइंट पे पूरे सिस्टम का मास ऐसा माना जाता था कि क्या है, कंसंट्रेटेड है। जिस सिस्टम पे, जिस पॉइंट पे पूरे सिस्टम का मास, पूरे बॉडी का मास उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड माना जाता था, तो उसे क्या बोलते थे बेटा, सेंटर ऑफ मास बोलते थे। सेंटर ऑफ मास इज ए इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, ऐसा मैंने लिखा था। और ये सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया था। सर ये रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन का मैं डिफिनेशन लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज कराऊंगा ना, जैसे कि एक सिनेरियो मैं क्रिएट कर रहा हूं और उस सिनेरियो से हम उसका डिफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे। बेटा जरा समझो कि ये कोई बॉडी है, कोई रैंडमली कोई बॉडी है बेटा ना, ये कोई रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी क्या कर रही है बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या कर रही है, और इस रिजिड बॉडी का जो मास है बेटा वो कैपिटल M है। दो इंपॉर्टेंट चीज है। और इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अलोंग ये क्या कर रही है बेटा, ये रोटेट कर रही है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये ना, ये कोई बॉडी है, थोड़ा सा ये तिरछा बन गया, इसको मैं सीधा बनाने की कोशिश करता हूं बेटा। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग क्या कर रही है बॉडी, ये अपना झूम बराबर झूम कर रही है, यानी ये रोटेट कर रही है। ठीक है, अब मैं दूसरा सिनेरियो ये क्रिएट करता हूं कि मान लो जो रोटेट कर रही है उस रोटेशन के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और मैंने मान लिया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आ गया। जो भी आया हो ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि यहां तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हिले नहीं सकते, क्योंकि रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो कोई सिंगल पार्टिकल होता तब ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते, ये तो पूरी रिजिड बॉडी, यहां कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे। तो मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, I कुछ भी हो सकता है, I है, वो शेप पे डिपेंड करेगा कि शेप कैसा है, स्फेरिकल है या रॉड है या स्क्वायर है या क्यूब है, आगे निकलवाएंगे। लेकिन मान लो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां से डिस्टेंस r मान लीजिए, mr स्क्वायर लिख दीजिए। नहीं, ये कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं है। वेल डिफाइंड शेप होता तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कुछ वैल्यू आती। मैंने बोल दिया अभी समय के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ठीक है, अब क्या करें, दूसरा सिनेरियो ये क्रिएट कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इसको बराबर लिख रहे हैं, इक्वल लिख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी जगह पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अपनी जगह पे है बेटा। देखो ठीक है, क्या है ये, क्या लग गया है यार, ये अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, एक मिनट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, चलो इसको बताते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा। अब उस एक्सिस, अब क्या करो, इस पूरे मास को एकदम मरोड़ दो, इस पूरे मास को ऐसे मरोड़ लो ना, एक छोटी सी एक सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल मास में बना लो। समझो ये पूरा सा बात पर समझ लो कागज है ये। अब इस कागज को मोड़ के एक छोटा सा मास बना दो, अभी भी इसका मास M ही है, अज्यूम करो M है ना, अज्यूम करो M है। तो M को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे रखो,
इस पूरा जो मास है उसको मोड़ के एक छोटा सा मास बनाओ उतने ही मास का, और उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक डिस्टेंस पे रखो। अगर मान लो ये डिस्टेंस, मान लो एक समय के लिए, चलो मान लेते हैं इस डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस को k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर जितने डिस्टेंस पे रखने पे अगर इस डिस्टेंस, इस एक्सिस के अलोंग और इस डिस्टेंस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फिर भी यही मिले जो पहले आया था, दैट मींस ये जो डिस्टेंस होगा इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया? मैंने कहा कि एक बॉडी थी एम मास की, वो इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था। मैंने क्या किया, इस पूरे मास को मोड़ा, एक छोटे से आकार का बनाया, अभी भी उसका मास एम है क्योंकि मोड़ेंगे तो मास तो चेंज होगा नहीं, शेप बदल दिया, एक सिंगल पार्टिकल के रूप में ढाल दिया, बस समझने के लिए अभी बता रहा हूं। उसको क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक दूरी पे रखा, एक दूरी, ठीक है, वो हम चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहां पे रखे, यहां पे रखे, यहां पे रखे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे यानी जितने एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितने डिस्टेंस पे रखते ही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ गया, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन is the distance from the axis of rotation where the whole mass of the system is supposed to be concentrated. Well, where whole mass of the system is concentrated. क्या बोला मैंने radius of gyration is a distance from the axis of rotation where whole mass of the system is concentrated and moment of inertia of that particle is same as the moment of inertia of the mass distribution. जो पहले वाले का moment of inertia था उतनी डिस्टेंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बराबर क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे ना। ठीक है, तो लिखने की कोशिश करो, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, चलो नहीं तो आप लोग नाराज हो जाते हो ना, आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं भाई। ठीक है, चलो यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, क्या है इसका डेफिनेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन किसे कहते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन ना, अभी क्या कर रही बॉडी, इसके अलोंग क्या कर रही है, इसके अलोंग ये रोटेट कर रही है, और रोटेशन का हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आई है, और ये आई दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन यानी इसको बोलते हैं बेटा घूर्णन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन इज द डिस्टेंस, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहली बात तो ये लिखोगे रेडियस ऑफ जाइरेशन, चलो मैं लिखता हूं रेडियस ऑफ, अपनी भाषा में जो आप समझे हो, रेडियस ऑफ गाइरेशन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज पेन चेंज कर ले रहा हूं, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर whole mass of the body is concentrated, क्या बेटा, concentrated, and moment of inertia of that mass, moment of inertia of the body about that point is same as mass distribution, इसका मतलब समझा बेटा, नहीं ना, मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज आया, समझ लो, कह रहा वही चीज की रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या करते हैं बेटा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहा जाता है, किससे डिस्टेंस है बेटा, जहां पे पूरे सिस्टम का मास क्या माना जाता है, कंसंट्रेटेड है, वही डिस्टेंस को क्या करते हैं, और अगर उस डिस्टेंस के अलोंग, उतनी दूरी के अलोंग अगर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर हो गया तो ये रेडियस ऑफ गाइरेशन है, उसी को के से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स मींस रेडियस ऑफ गाइरेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर, ये इसका होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गाइरेशन, तो यहाँ के की वैल्यू निकाल लेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी रूट वाइज आई बाई एम,
रूट वाइज I बाई एम। अगेन इसका अगर आपको यूनिट मिलेगा, इसका यूनिट मीटर में आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ही है, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड माना जाता है। अगर उस पॉइंट के लॉन्ग उस मास का हम क्या निकालेंगे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहला मास डिस्ट्रीब्यूशन था, पहला वाला था, उसके बराबर आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, इसको घूर्णन की त्रिज्या बोला करते हैं, और ये कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर वो एक्सिस और वो पॉइंट कितनी दूरी पर, उस पे खासकर ये डिपेंड करता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है सर, हमको इसका एप्लीकेशन बताइए, जो आपको कोई नहीं बताएगा ना, मैं बता दे रहा हूं, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है। इसका एप्लीकेशन बताओ सर, क्या यूज कहां होता है बेटा ना, क्या होता है, जो बकलिंग होती है ना, जब पिलर, अब जब घर और बनता है, यार ये क्यों नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन सुन लो बस। एप्लीकेशन क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन का, एक तो मॉलिक्यूलर फिजिक्स जब आप लोग पढ़ोगे ना, आणविक जो आपको भौतिक पढ़ोगे ना, ठीक है, उसके अंदर ये मॉलिक्यूल की संरचना के बारे में ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन देता है, अंदर की बात है। लेकिन अभी जो आप दैनिक जीवन में देख रहे हो वो क्या, जब पिलर्स बनते हैं ना बेटा, जो पिलर्स बनते हैं उस पिलर में क्या होता है बेटा, उस पिलर को इस तरीके से रेडियस ऑफ जायरेशन उसका कैलकुलेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करके हम बताते हैं कि किधर उसकी बकलिंग किधर होगी, वो किधर झुकेगा, जब उस पर प्रेशर पड़ेगा ना तो उसका शेप किधर बेंट होगा, किधर वो हिलना चालू करेगा, बकलिंग किधर होने लगेगी। तो जो वो पिलर्स बनते हैं, जो बिल्डिंग में पिलर लगाए जाते हैं, उसकी बकलिंग किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में वो हिलेगा। जैसे कि हमारे पुल होते हैं, पुल में जो पिलर्स होते हैं उसमें चेक की जाती है कि बकलिंग किधर हो रही है। तो बकलिंग चेक करने के लिए बेटा हमको ये रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं कि जिधर रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम होता है उधर बकलिंग हमारी ज्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का बहुत यूजफुल, आपको लगता है कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास भी तो वो पॉइंट है ना बेटा, वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे क्या करता है बेटा, वो सेंटर ऑफ मास क्या करता है, वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड माना जाता है। इसमें भी तो वही बोल रहे हैं ना कि ये एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, जहां पे पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड माना जाता है, और वो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कहीं कंफ्यूजन नहीं ना क्रिएट हुआ। देखो सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल देंगे ना बेटा तो रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग हो जाएगा। इसी सिनेरियो में एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हम बदल दिए, इस तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिए, तो रेडियस ऑफ गायरेशन बदल जाएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, पर सेंटर ऑफ मास कभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास फिक्स है तो वो उसका क्या हो जाएगा बेटा, हमेशा रहेगा, वो किसी भी एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो नोट बनाने के लिए लिख लेना कि रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अपने जानकारी के लिए लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं बेटा, अब हम क्या करते हैं, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करते हैं, जो इसकी बात कर रहे हैं ना। एक आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ना। इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे दो हमारे एक्सिस थ्योरम है, और इसी दोनों एक्सिस थ्योरम को हमको क्या करना है बेटा, पढ़ना है। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, यही आप चाह रहे थे, जो मैं लिख के लाना चाह रहा था कि सर लिख के पढ़ाइए, लो लिख के पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to the sum of moment of inertia about the parallel axis passing through center of mass and the product of its mass and its square of the distance। लो पढ़ दिया इंग्लिश में, आया समझ में, नहीं समझ में आया ना, अब बताते हैं, अब समझ लो, ठीक है। अब ध्यान समझ लो, क्योंकि आप लोग बहुत कहते हैं कि सर लिख दिया करिए, लिख दिया करिए, लिख दिया करिए। मैं कहता हूं कि मैं नोट्स दे देता हूं बेटा, लेक्चरर का मतलब होता है समझिए। आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए। लेकिन आप लोग को रटना है यार, न जाने क्या हो गया आजकल के युवाओं को, ठीक है। चलो मैं बताता हूं। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, का कोई बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है किसी भी एक्सिस के अलोंग। कह रहा है कि वो क्या होगा, वो बराबर होगा जो उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है, और क्या हो जाएगा, मास और उसके दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसके स्क्वायर का सम, ठीक है। चलो इसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको समझाएंगे, एक क्या कर देंगे, एक लैमिना ले लेंगे। लैमिना मतलब ये, लैमिना मतलब एक पतली सी शीट ले लेंगे, कोई रिजिड बॉडी पतली सी ले लेंगे जो 2 डायमेंशनल शेप का हो, 3 डायमेंशनल शेप का ना हो। तो पतली सी शीट ले लेंगे बेटा, और कह देंगे कि ये कोई एक्सिस है बेटा, ये हमारी एक्सिस है, और ये एक्सिस क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। जरा समझने की कोशिश करो कि ये एक्सिस इसका क्या है बेटा, समझो यार ये क्यों चल नहीं रहा है। ये एक्सिस इसका क्या है, ये एक्सिस इसका सेंटर ऑफ
मास है ना, ये एक्सिस क्या कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है ना, और इस एक्सिस के अलॉन्ग इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जिसको हम लोग ICM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस पूरे बॉडी का जो मास है उसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। 3 सिनेरियो था, ठीक है। एक मैंने रिजिड बॉडी ली कैपिटल M मास का, और एक एक्सिस जो पास हुआ उसके सेंटर ऑफ मास, की हर एक रिजिड बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है, तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था, ठीक है। उस एक्सिस के अलॉन्ग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM था, ये हमको पता था। अब गलती क्या हुई कि किसी ने कह दिया कि हमको इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो हमको पता करके बताओ। जो इस वाले एक्सिस के पैरेलल है उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करके बताओ। अगर वो ऐसे वाले एक्सिस के अलॉन्ग दे देता तो हम नहीं निकाल पाते, अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा देता तो हम नहीं निकाल पाते। लेकिन हमारे पास एक रूल है कि अगर एक एक्सिस के अलॉन्ग जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास आउट हो रही है, अगर उसके अलॉन्ग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता रहता है, अगर किसी एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल वाली एक्सिसेस हैं, उसके अलॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमारे पास एक नियम होता है, उस नियम के थ्रू हम क्या करते हैं, वो थ्योरम्स होते हैं, उस थ्योरम के थ्रू निकाल लेते हैं ना। तो मान लो कि ये हमारे एक्सिस है, इसका नाम दे दिया A और B एक्सिस है बेटा, और इसका नाम दे दिया क्या, C और D एक्सिस है। तो A B क्या है बेटा, A B एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और C और D जो एक्सिस है वो एक नॉर्मल एक्सिस है, और इसी एक्सिस के अलॉन्ग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है बेटा, निकालना है। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की इतनी इच्छा है सर तो निकाल लीजिए। लेकिन मैं बोल दे रहा हूं कि इनके और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया कि कितना है बेटा, इनके और इनके बीच का डिस्टेंस x है, यानी जो दोनों पैरेलल एक्सिस थे, जो एक सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग पास हो रहा था, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता था ICM, और ये जिसके अबाउट हमको निकालना था उनके बीच का, क्योंकि एक दोनों पैरेलल होने जरूरी है इनके बीच, तभी उसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दो एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, एक उसके सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए जिसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, और एक के अबाउट निकालना होगा जो इसके पैरेलल होगा, और वो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर होगा ये भी हमको पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि दोनों एक्सिस के बीच में x डिस्टेंस है, ठीक है। तो कहता क्या है कि जब हमारा, देखो अब क्या करता है कि जब हम I निकालेंगे, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी उसको हम मान ले रहे हैं I है, और यही I अगर हमको निकालना है तो कह रहा है I बराबर क्या होगा बेटा, ये पहली बात तो जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हुई है उस बॉडी का, उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, प्लस करो क्या, मास लिखो, इस पूरे रिजिड बॉडी का मास लिखो, और कितना डिस्टेंस पर है वो एक्सिस, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, और उसका स्क्वायर करके जोड़ दो बेटा। यही हमारा क्या कहता है बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है। अब समझ गया इसका मीनिंग। अब देखो क्या कर रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, लेकिन कंडीशन लगा रहा इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस। ये जरूरी है, अगर एक एक्सिस ऐसे हो इसके अबाउट पता है, एक एक्सिस ऐसे हो जाए पैरेलल नहीं है तो नहीं निकाल पाएंगे। ये दोनों एक्सिस जिसके अबाउट निकालना है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले जो हमारा ICM आया है उस एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग निकालना हो तो क्या होगा बेटा, वो सम होगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका जो उसके सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग पास हो रहा है, और क्या होगा डिस्टेंस मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, पैरेलल डिस्टेंस का स्क्वायर जो उन दोनों एक्सिस के बीच का होगा। तो यही लिखा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ इस मास एंड इट्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। यही चीज होता है क्या, यही हमारा ये इसका पता करता है बेटा। तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहली बात तो उसका जो हमारा लैमिना है, उस लैमिना का जो हमारा लैमिना मतलब एक पतली सी सीट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये बार बार कंफ्यूजन मत हो, लैमिना बुक में लिखा होगा लैमिना। लैमिना मतलब बेटा LAMANA, ठीक है, क्या होगा लैमिना। लैमिना मतलब पतली से, थिक, 2 डायमेंशनल। ये लैमिना है, ये इसके सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस AB है, ये नॉर्मल कोई CD है, इसी एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दोनों पैरेलल है, हाँ निकल जाएंगे। कैसे, ICM प्लस MX स्क्वायर, M क्या है पूरे बॉडी का मास है, X क्या है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, दोनों को जोड़ दो हमको वो I मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा थ्योरम्स कहता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, नाउ स्टार्ट प्रूविंग दैट। अब इसको हम क्या कर देंगे बेटा, इसको प्रूव कर देंगे। अगेन ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर यहाँ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत करते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, हमको पता है, और ये हमारा कोई एक्सिस है जो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस रफली में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इनके बीच का डिस्टेंस x है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है ICM, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको I निकालना है ना, ये पता है, ठीक है। अब ये चूंकि रिजिड बॉडी है, इस पूरे रिजिड बॉडी का टोटल मास कितना है, कैपिटल M है। हमारे पास औकात नहीं, क्योंकि रिजिड बॉडी बहुत सारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है,
ना, तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक पार्टिकल को पकड़ेंगे, उस एक पार्टिकल का इस एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, फिर समेशन लगा देंगे, जितने पार्टिकल्स होंगे हमको पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलावा मिल जाएगा। ओके, चलो ठीक है, क्या करते हैं, चलो क्या करते हैं, एक यहां पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, एक यहां पार्टिकल लेते हैं जिसका मास हम स्मॉल m मानते हैं, और जो डिस्टेंस इस एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है बेटा वो r मान लेते हैं ना। तो क्या लिखोगे, चलो लिखो, कहोगे कि let a particle, let a rigid body of mass m is rotating about an axis passing through its center of mass which is whose moment of inertia is ICM, ऐसे ICM लिख लेना, and we have to find out the moment of inertia about the axis CD, about the axis CD. Now first let's suppose a particle of mass m is the distance r from the center of mass axis, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, उससे एक बॉडी, देखो मैं रट के नहीं आया, मैं कैसे बना रहा हूं उसको सीखने की कला कहते हैं। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज डिस्टेंस r, तब हम क्या लिख सकते हैं, अब इस छोटे से मास का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाए, हम इसमें समेशन लगा देंगे, हमको पूरी बॉडी का हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, कुछ बच्चे इसको MI/RI लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको MI ith पार्टिकल कर दो, तो फिर आपको पता है हम समेशन लगाओ, चाहे आपको वेरी तो कराना ही होता है, तो घबराने की बात नहीं है ना। ठीक है, ये इसको लिखा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो इस बॉडी का इस एक्सिस के लॉन्ग, तो ये बॉडी है मास m का, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, इस एक्सिस के लॉन्ग लिखना है बेटा, ये r इस एक्सिस से डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस r और x, तो इस बॉडी का इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, तो मास और डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r प्लस x का स्क्वायर, तो I आ जाएगा क्या, अगर टोटल I लिखना है तो I बराबर हो जाएगा समेशन ओवर m, ठीक है, और क्या हो जाएगा बेटा r प्लस x का स्क्वायर ना। ये समेशन लगाएंगे क्यों, क्योंकि हम एक पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं, ऐसे समेशन लगा देंगे सारे पार्टिकल के लिए, हमें इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने I माना है तो I लिख दिया। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं बेटा, I बराबर समेशन ओवर m, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया बेटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2r x, ये हमारा हो गया। अब क्या कर देंगे, अलग अलग समेशंस लगाते चलेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ओवर mr स्क्वायर प्लस समेशन ओवर mx स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है बेटा, 2 को समेशन से बाहर, r भी कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है बेटा, इसमें से क्या कांस्टेंट, मास तो निकल सकता नहीं, 2 कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है बेटा, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सिस एक बार फिक्स हो गया तो नहीं चेंज होगा ना, तो हम क्या निकाल लेंगे बाहर, हम बाहर निकाल लेंगे बेटा 2 और मल्टीप्लाइड बाय x, और अंदर क्या बचेगा बेटा, समेशन ओवर m इंटू r, ये m इंटू r बचेगा। अच्छा, ये mr स्क्वायर क्या है बेटा, ये mr स्क्वायर यानी अगर इस मास का इस एक्सिस के लॉन्ग यानी ICM है, तो जब हम समेशन लगा देना है यानी पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस सेंटर ऑफ मास के अलोंग ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर ये टर्म बन गया mr स्क्वायर यानी ICM प्लस ये टर्म क्या बन जाएगा, समेशन इस पे लगाओगे m, और ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि m पे समेशन लगाओगे तो ये चूंकि x तो लगेगा इस समेशन, क्योंकि यस तो डिस्टेंस है वो तो चेंज होगा नहीं बेटा, ये हो जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, और ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना वो क्या है, ये m इंटू आर है। m इंटू आर का क्या मतलब है बेटा, m इंटू आर का मतलब है सम ऑफ मोमेंट है ये, और सम ऑफ मोमेंट सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग 0 हो जाता है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग जो होता है सभी पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ क्या होता है इसको बोलते हैं सम ऑफ मोमेंट है, ये 0 हो जाता है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर दैट इसके ये टर्म 0 हो जाएगा, दैट मींस I बराबर बनेगा ICM प्लस mx स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे मैंने बहुत सिंपल वे में आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ mass and the center of and the moment of inertia about that axis is ICM, and we have to calculate the moment of inertia axis passing through the CD, axis about the CD। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बोलेंगे let a particle of mass m which is distance r from the center of mass axis,
ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस से वो r डिस्टेंस पे है। नाउ कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल अबाउट द CD एक्सिस। तो CD एक्सिस के बाद लिखोगे तो I बराबर यहां से स्टार्ट करोगे, फिर हेंस चूंकि परंतु कुंतु लगाते हुए यहां तक आ जाओगे, ये प्रूफ कर दोगे। ये पहला थ्योरम है। अगर दो एक एक्सिस पता है उसके पैरेलल निकालना है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल के हम जोड़ के बता सकते हैं। और दूसरी एक्सिस क्या आती है बेटा, दूसरा थ्योरम आता है बेटा। थ्योरम क्या करता है, द थ्योरम स्टेटेड, इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। कहता है, जरा सुन लो, मैं पढ़ दे रहा हूं। कहता है द थ्योरम स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, वो लैमिना के बाद आगे प्लेन लैमिना अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना इंटरसेक्टिंग ऑन द फर्स्ट एक्सिस। नहीं समझ में आया ना? चलो इसको समझाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे चलो क्या करते हैं बेटा, ये कहते हैं कि मान लो एक कोई लैमिना है, लैमिना मतलब पतली सी चादर है, किसी भी मटेरियल की जो भी कोई बॉडी होगी उसकी पतली सी एक परत है। कह रहा है कि इसके प्लेन में, मतलब पतली सी परत, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। इसके प्लेन में बेटा दो ठो हमारे क्या हैं, दो ठो हमारे एक्सिस हैं। इस एक्सिस का नाम दे दे रहा मैंने x और इस एक्सिस का नाम दे दिया मैंने क्या, इस एक्सिस का नाम दे दिया मैंने y। कह दिया कि अगर हमको क्या करना है बेटा, अगर हमको इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, जो इस लैमिना के परपेंडिकुलर एक्सिस है, जो इन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, ऐसा नहीं कि यहां वाले परपेंडिकुलर तो यहां भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहां भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये वाला परपेंडिकुलर ले रहा हूं जो इन दो एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है बेटा, ठीक है। उस परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मैं मान ले रहा हूं कि एक से एक्सिस हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है Ix, इसके एक्सिस हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इस लैमिना का Yi। अगर हमको Iz पता करना है, उस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है इस लैमिना का, जो इन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, इन दोनों को इसकी जहां पे दोनों मिले हैं वहीं से पास हो रही है। तो क्या करेंगे बेटा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हमको Iz पता करना है तो लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो Ix प्लस Iy। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यही हमारा थ्योरम कहता है। एक लैमिना है, पतली सी चादर है, ठीक है, जिसका मास कितना है बेटा, जिसका मास m है। अगर उसके प्लेन में दो एक्सिस हैं, आइदर x और y हो, आइदर z और x हो, जो होगा अगला वाला उसके परपेंडिकुलर होगा। जो है ना कि आपको बार बार x और y दे दिया, कभी आपको यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, मैं समझाने के लिए बता दूं, कभी आपको ऐसे दे सकता है बेटा, इधर क्या दे सकता है आपको, इधर आपका z दे सकता है, या फिर इधर x दे देता है, तो ये वाला y हो जाएगा। तब उस केस में i बराबर i x प्लस iz लिखोगे इस तरीके से ना। तो ऐसे समझना, हमेशा ये पता होना कि अगर दो एक्सिस के अलोंग अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के हम उसके बराबर कर देंगे। ये समझने की कोशिश करना, मैं बता दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपको हर बार x और y ही लिख के मिले। आप यहां पास दो परपेंडिकुलर एक्सिस होने चाहिए जो इसके प्लेन में हो, और तीसरा जिसके अबाउट निकालना उसके परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जो क्या करेगा, इसके सेंटर से जो जहां दोनों के इंटरसेक्शन से पास आउट करेगा। तो यही इसका कहने का मतलब है। इस तरीके से लिखा है Iz बराबर Ix प्लस Iy। इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रूव दिस, और इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। यही लैमिना ले लेते हैं बेटा, चलो ये लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट ये पोर्शन, ये लैमिना ले लेते हैं बेटा। ये हमारा दो ठो हमारे एक्सिस हैं जो इसी लैमिना के प्लेन में है बेटा। इसका नाम दे दिया मैंने क्या, इसका नाम दे दिया, इधर मैंने बोल दिया ये y है और इधर x है। इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है Ix इस बॉडी का, और इस बॉडी के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है y है, और इस पूरे लैमिना का कैपिटल मास कितना है, कैपिटल M है। ये सब सारी चीजें लिखनी आपको पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, जो z ऐसे आएगा बेटा, उस z एक्सिस के अलॉन्ग आपको परपेंडिकुलर, क्योंकि x y ऊपर तो ऑटोमेटिक z बचेगा, इस z एक्सिस जो इस लैमिना के परपेंडिकुलर होगा और जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं से पास आउट कर रहा होगा, उसी के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या कर देंगे बेटा, हम मान लेंगे कि यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है। तो बेटा ये डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस इसकी x हो जाएगी और ये डिस्टेंस इसकी y हो जाएगी। क्यों बेटा, क्योंकि ये y एक्सिस पे इतने डिस्टेंस पर होगा, एक्सिस क्योंकि ये इसी प्लेन में होगा ना, तो ये अगर ये जो मास होगा ये एक्स वाई प्लेन में होगा, तो ये x डिस्टेंस इधर होगा, y डिस्टेंस इधर होगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो ये हमारा ये जो पेन देखो ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा बेटा, इसको अगर हम क्या, इसको ऊपर करो, अगर इसको हम क्या मान ले बेटा, अगर ये क्या हो गया, अगर इस चीज को डिस्टेंस को r मान लेना बेटा, तो अगर हमको z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, तो मास
और मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी मास m है और उसका डिस्टेंस r है तो r का स्क्वायर, यानी हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमको आई जेड लिखना है z एक्सिस के लंब जो कि परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिखेंगे, समेशन ओवर m और ये r का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि समेशन लगा पूरी बॉडी का पता करना है, यहाँ तो एक मास लिए हैं, आप यहाँ MI/RI भी लिख सकते हैं जैसे आप लेके चले हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये MI/RI लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, MI/RI लिखेंगे फिर यहाँ पे I बराबर 1 to n लगाएंगे, वही मतलब है, आप समझ जाइए एक बार, आपको बार बार लिखने की क्या जरूरत है ना। ठीक है, समेशन लगा दोगे इतना समझ जाएगा, लेकिन जरा यहाँ सोचो कि r की वैल्यू क्या होगी, r की जो वैल्यू होगी ना बेटा वो x स्क्वायर और y स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो r स्क्वायर की वैल्यू होगी, जरा समझ लो कि यहाँ पे हियर r स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर। क्यों बेटा, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y होगा, चूंकि ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, अब आप पाइथागोरस के प्रमेय से क्या लगा सकते हो, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगा के आप यहां से लिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दोगे, आई जेड दो लाइन में आंसर आ जाएगा। आई जेड की वैल्यू हो जाएगी समेशन ओवर m ब्रैकेट के अंदर बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया। अब अलग अलग कर दो, आई जेड इक्वल टू आपका आ जाएगा समेशन ओवर m x स्क्वायर प्लस समेशन ओवर m y स्क्वायर। तो x एक्सिस यानी ये क्या आ जाएगा बेटा, तो समेशन लगा दोगे ओवरऑल हटाओगे तो पूरी बॉडी का x एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा प्लस x एक्सिस का ये y एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई एक्स बराबर ऐसे भी आई वाई प्लस आई जेड, लेकिन ये जो दोनों लिख रहे हो ना बेटा, ये दोनों उस जो लैमिना दिया उसी के प्लेन में होने चाहिए। ये वाला जो एक्सिस होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, तभी ऐसा लिख पाओगे। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आई वाई बराबर लिख सकते हो आई एक्स प्लस आई जेड, लेकिन ये याद रखना कि ये जो दोनों होंगे ये वाले होंगे इसी के प्लेन में होंगे, और ये वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा। तो डजंट मैटर कि परपेंडिकुलर जेड वो नेम चेंज कर सकता है, लेकिन आपको पता है कि अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो उस लैमिना के जो प्लेन में दो एक्सिस हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ दो, तो उस लैमिना के जो परपेंडिकुलर जो उनको इंटरसेक्शन से जो पास हो रहा है ये भी बोलना जरूरी है। ऐसा पास होगा यहाँ से इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई लिख के हम, ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ये दो एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और बाकी इसका और अच्छा नोट्स आपको ये ऐप के अंदर मिल जाएगा। और लास्ट चलते एक छोटा सा प्रयास हमारा है कि हम लोग हमारे यहाँ बेटा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की ऑनलाइन कोर्स चलाई जाती है। हालांकि थर्ड सेमेस्टर अभी नहीं चल रहा, हाँ, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। ठीक है, नवोदय 3.0 अब उसके बैच के अंदर सारी क्लासेस चलाई जाती हैं। इसमें बीएससी मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और बीकॉम की क्लासेस इन सब रीजन के अंदर क्लासेस चलाई जाती हैं। ठीक है, कोर्स के फीचर्स क्या क्या हैं लिखे, आप पढ़ सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, क्लास नोट्स के साथ पीडीएफ मिलेगा, PYQ भी मिलेगा आपको, और मॉडल सैंपल पेपर जब का एग्जाम होने वाला होगा तब मिलेगा, और स्पेशल गाइड मिलेगा जब तक का आपका एग्जाम होगा, तब तक आपको टीचर क्या करेंगे, गाइड करेंगे। कोर्स ड्यूरेशन आप यहाँ देख सकते हैं 5 मंथ का है, लेकिन वैलिडिटी आपके ऐप के अंदर वो कोर्स 1 साल तक के लिए पड़ा रहेगा। आप अगर आपको रिवीजन के पर्पज से आप तैयारी कर रहे हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वहां भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, नंबर ये है बेटा 6387986764। आप इस पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं बेटा, आप क्या कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल में अभी इस ऐप में थोड़ी सी इशू आ रही, ऐप नहीं डाउनलोड हो रहा, तो आप इस नंबर से बात करके आपकी सारी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कराई दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की बेटा इनमें सबसे क्या है कि जो आपका कोर्स का प्राइस है वो आपको इतना कम है कि जितना आप बहुत आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। 1199 रुपए का ये प्राइस है, ऑफर के थ्रू है बेटा। अभी भी टाइम है, अगर अच्छे से पढ़ाई करना है, एक गाइडेंस, एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करना है, ठीक है, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करनी है, विद द टेस्ट, विद द प्रैक्टिस सीट, क्योंकि यूट्यूब पे बस आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, लेकिन ऐप के अंदर जहां टीचर आपसे इंटरेक्ट करते हैं, सारी चीजें आपसे पर्सनल चीजें आप शेयर करते हैं, आपको प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वहां टीचर डिस्कशन करते हैं। तो इतना कहूंगा, आप इनरोल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। अगर अच्छा लगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपने कर भी लिया हो तो अदर डिवाइसेस से भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करा सकते हैं। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर वीडियोस आएंगी तो इन्फॉर्मेशन आना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।